जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। आज के इस सेशन में यूपी होमगार्ड परीक्षा के लिए जो सर्वश्रेष्ठ क्वेश्चंस बनते हैं, टॉप लेवल के जीके के 100 क्वेश्चंस, वो आज के इस वीडियो में लेकर आएंगे। आप सभी को पता है कि आपके साथ आपका युद्ध कब है, आपकी लड़ाई कब है। तो आपकी युद्ध की लड़ाई 25, 26, 27 अप्रैल में से किसी एक दिन होगी। तो जब आपको युद्ध की तिथि पता है, लड़ाई की डेट पता है, तो आप क्यों बैठे हैं? आप तैयारी करिए, अस्त्र शस्त्र उठाइए। और अगर आप इस सेशन में एंट्री कर लिए तो आपका इरादा है यूपी होमगार्ड की परीक्षा को क्रैक करना। तो मैं आपकी इतनी तैयारी करवा दूंगा, इतनी तैयारी करवाऊंगा कि कम से कम यूपी होमगार्ड वाली भर्ती में एक सिलेक्शन आपका पक्का हो जाए। तो अगर आपको आलस्य आ रहा है तो आलस्य को आपको हटा देना है, दूर फेंक देना है कि मेहनत करने का टाइम आ चुका है। और अगर आप वाकई में मेहनत करते हैं तो आपको ये वैकेंसी मिल जाएगी, आपकी जिंदगी संवर जाएगी। तो आज की इस वीडियो में मैंने थोड़े से मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं, तो घबराना नहीं है साथियों, क्योंकि आपके एग्जाम में थोड़े से कठिन टाइप के जो क्वेश्चंस आएंगे वो आज की इस वीडियो से आने वाले हैं। तो अगर आपने इस वीडियो को आज देख लिया तो सारे कठिन क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर लेंगे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है। तो पाषाण कालीन शिला चित्रकारी की अगर मैं बात करूं तो ये साथियों भीमबेटका में पाई जाती है। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहा है जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन से लिया गया है, जिसका अर्थ है डैश, अर्थात जिसने मानवीय भावावेशों पर विजय प्राप्त की है। तो इसका मतलब होता है विजेता। जैन का मतलब होता है विजेता। आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ आपको कर देना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है। बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है लगभग 261 ईसा पूर्व किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। किसने ये कहा था, ये किसने काम किया था? तो ये काम अशोक के द्वारा किया गया था। जो लोग आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ कर रहे होंगे तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए 24x7 आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। और यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है, देशी मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है राजस्थान, तमिलनाडु या महाराष्ट्र, पंजाब। तो ये तमिलनाडु में स्थित है और तमिलनाडु में स्थित है मदुरई, यानी तमिलनाडु के मदुरई नगर में स्थित है। ये बात आपको याद कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने व चांदी की नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा का उपयोग किया था? तो ये काम किसके द्वारा किया गया था? तो ये काम मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। इसकी लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को डैश में पराजित किया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 1540 ईस्वी में हुआ था और ये हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। तो ये बात आपको याद कर लेनी है और इम्पोर्टेंट बात है। और कनौज के युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। और इस युद्ध में जिसको खां बोला जाता है, इसमें शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया था। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो ये बात आपको याद कर लेना है कि गीत गोविंद के लेखक कौन है। जयदेव हैं। जयदेव आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर तुलसीदास के बारे में बात की जाए तो रामचरितमानस इनकी रचना है। दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका, ये सारी की सारी इनकी रचनाएं हैं, आपको याद कर लेना है। कबीरदास की अगर बात की जाए तो साखी शबद रामायणी की जब भी बात हो तो ये आपको याद कर लेना है, बीजक कबीरदास की है और ये संग्रह है साखी शबद रामायणी का। उसके बाद देखिए कह रहा है सिख धर्म के पहले गुरु का नाम क्या था? तो यहाँ पर सिख धर्म के पहले गुरु की अगर बात की जाए तो गुरु नानक देव जी थे। गुरु नानक देव जी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता और आप लोग याद कर लीजिएगा। और सिख धर्म के अंतिम गुरु और 10वें गुरु आपको बताना कौन थे कमेंट बॉक्स में। उसके बाद देखिए कह रहा है स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको मालूम होना चाहिए कौन थे। ये दादा भाई नौरोजी थे। और अच्छा, दादा भाई नौरोजी को यहाँ पर ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनकी पुस्तक ये बार बार पूछी जाती है और दादा भाई नौरोजी की जो पुस्तक है उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना। उसके बाद देखिए कह रहा है महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1903 में इंडियन ओपिनियन नामक यहाँ पर जो समाचार पत्र है वो शुरू किया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। और ये कहाँ शुरू किया गया था? दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन, हरिजन सेवक संघ की स्थापना अस्पृश्यता नामक बुराई के उन्मूलन के प्रयोजनार्थ 1932 में
किसके द्वारा की गई थी? तो ये किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। ये आपको बात याद कर लेना है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आपका बन जाता है। और उसके बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था? तो अगर हम लोग 1911 की बात करें कोलकाता अधिनियम की, तो उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1911 में जो कोलकाता अधिनियम हुआ था उसमें पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था, याद कर लीजिएगा। और एक और अधिवेशन याद कर लेना, सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में, जिसमें कांग्रेस दो भागों में विभाजित हुआ था, एक तो गरम दल और एक नरम दल। ये भी क्वेश्चन आपको याद करते हुए चलना है। उसके बाद देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी के द्वारा की गई थी? तो यहाँ पर ऊधम सिंह ने इनकी हत्या की थी। माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? ऊधम सिंह के द्वारा की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि किसने 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद की स्थायी सरकार की गठन की घोषणा की थी? तो ये किसने की थी? ये आपका सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाता है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा भारत में किस प्रकार की सरकार है? तो भारत में जो है ये संसदीय सरकार है। कैसी सरकार है? संसदीय सरकार है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया कि भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जिक्र किया गया है? तो यहाँ पर आपको 8वीं अनुसूची याद कर लेना है। 8वीं अनुसूची में संविधान की 22 भाषाओं का उल्लेख याद कर लेना। यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था? तो यहाँ पर 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था, याद कर लीजिएगा। बात देखिए कह रहा भारतीय संविधान का भाग 4 का ए ये किससे संबंधित है? तो ये मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। अगर मैं बात करें भाग 4 का ए तो ये मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया है भाग 3 में। किसमें? भाग 3 में ये किया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का जिक्र किया गया है भाग 4 में। किसमें किया गया? भाग 4 में किया गया है। और नागरिकता का जिक्र जो किया गया है वो भाग 2 में किया गया है। इतनी जानकारी आपको याद करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? पहली महिला राष्ट्रपति आप सभी से पूछा जा रहा है, तो आप लोग बताइए कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। तो अगर मैं बात करूं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की, तो आपको याद कर लेना है इनका जन्म कब हुआ था? तो 1934 में हुआ था। और ये आपका महाराष्ट्र में हुआ था। और इनके कार्यकाल की बात की जाए तो 2007 से लेकर 2012 तक ये एक तरीके से राष्ट्रपति के पद पर रही थी। ये भी आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए और बताइए आपका जवाब क्या होगा। आपसे कह रहा कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे और वह किस राजनीतिक दल के थे? तो आपका क्या जवाब हो जाएगा, आप लोग बताइए। सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद भारत सरकार का अध्यक्ष कौन होता है? तो मैं कहूँगा यहाँ पर प्रधानमंत्री आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और प्रधानमंत्री ही लोकसभा के नेता भी होते हैं। लोकसभा में बहुमत दल के नेता कौन होते हैं? वो भी यहाँ पर प्रधानमंत्री होते हैं। और मंत्रिपरिषद का गठन कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री ही मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं? पहली बात आप लोग याद रखेंगे कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? तो यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन कौन से अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो अनुच्छेद 124 के तहत करते हैं। ये बात आपको साथियों याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे कहा जा रहा है कि जो आपका नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष की जब भी बात की जाए तो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री ही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अच्छा, यहाँ पर नीति की फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म हो जाएगा। हिंदी में अगर बात करें राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, ये आपका हिंदी में हो जाएगा। इसको हिंदी में कह सकते हैं हम लोग।
और योजना आयोग के स्थान पर साथियों बनाया गया था 1 जनवरी 2015 को इसको बनाया गया था और इसका अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री ही होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय निकायों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? स्वच्छता, जन स्वास्थ्य और कानून एवं व्यवस्था ये नहीं आता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से भारत सेमीकंडक्टर मिशन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर अमितेश कुमार सिन्हा के साथ हो जाएगा। इनको भारत के सेमीकंडक्टर का मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर डी के साथ चूज किया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। बुध ग्रह अगर आपका जवाब है तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा सेल का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा सेल का उदाहरण नहीं है? तो मैं कहूंगा एस्फॉल्ट की अगर मैं बात करूं ना, तो एस्फॉल्ट की जब भी बात की जाए तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये सेल का उदाहरण नहीं है। इसका इस्तेमाल सड़क बनाने में किया जाता है बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की समताप मंडल परत में ओजोन 6 निम्नलिखित में से किसके लिए उत्तरदायी है? तो पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली यूवी विकिरणों में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। बिल्कुल आपका पहला ही पड़ाव पहला आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये आपका झील टिटिकाका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ये पेरू और बोलोविया की सीमा पर स्थित है। कहाँ पर? पेरू और बोलोविया देश की सीमा पर स्थित है ये झील। अगर पूछ लिया जाए का झील आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है और जली माध्यम से ये दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो यहाँ पर आपको क्या आपका राइट आंसर होना चाहिए, फटाफट बताइए। तो देखिए भारत अपना 7वें स्थान पर है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश है। पहले नंबर पर कौन है ये एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। क्वेश्चन कहना है, ब्राजील में कॉफी के बागानों को डैश के नाम से जाना जाता है? तो ये कहा जाता है फजेंडा। क्या कहा जाता है? फजेंडा कहा जाता है। फजेंडा आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो मैं कहूँगा भारत और पाकिस्तान के बीच ये स्थित है रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान आपको याद कर लेना है। अगर मैकमोहन रेखा की बात करें तो भारत और चीन के बीच में स्थित है। डूरंड रेखा की बात की जाए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। उसके बाद देखिए भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है बताइए। साथियों अगर आपने इस सेशन को अभी लाइक नहीं किया तो को एक लाइक के बटन के माध्यम से अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। चैनल पर नए हैं तो जरूर आप लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। अगर वाकई में आप अपने जो आपका अप्रैल में पेपर है, अप्रैल 2026 में आपकी परीक्षा है, उस परीक्षा को क्रैक करना चाहते हैं तो डेली जितनी भी क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ सारी क्लासेस को बहुत ही अच्छे अंदाज में देखना है और अपने मनोमस्तिष्क में साथियों हाजिर करके देखिए। आप लोग देख रहे हैं तो कोई फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि ये बहुत जरूरी सवाल हैं और ये बेसिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो यहाँ पर भारत के सबसे पूर्वी की जब भी बात की जाए कि पूर्वी राज्य कौन सा है तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं कहूँगा अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश अगर आपका जवाब है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, भारत में टोटल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, याद कर लीजिएगा। इसमें से अगर पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है, क्योंकि पूर्वी राज्य पूछा गया तो पश्चिमी भी पूछा जा सकता है, तो भारत का पश्चिमी राज्य तो आपका गुजरात हो जाएगा और दक्षिणी राज्य पूछा जाए तो आपको तमिलनाडु बता देना है। तो ये आपको यहाँ पर जानकारी याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है यहाँ पर भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है? तो यहाँ पर अरावली पर्वतमाला है। तो ये सवाल आ सकता है क्योंकि ट्रेंडिंग में ये चल रहा क्वेश्चन। तो अरावली पर्वतमाला की जब भी बात की जाए तो ये अरावली पर्वतमाला ये भारत की सबसे बड़ी प्राचीन पर्वतमाला है। और ये स्थित कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में एक जिला सिरोही जिला है, वहां पर ये पड़ता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा नदी के तट पर निर्मित द्वीप माजुली ये असम का निर्माण किस नदी द्वारा होता है?
किस नदी के द्वारा इसका निर्माण किया गया था? तो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा किया गया था, जो कि आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा सोन नदी किस नदी तंत्र से संबंधित है? तो सोन नदी ये गंगा नदी तंत्र से संबंधित है, आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रवाहित नहीं होती है, तो यमुना आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, क्योंकि यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? 1376 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये भी आपको याद करते हुए चलना है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में आप काल वैशाखी का अनुभव करेंगे? तो यहाँ पर किसकी बात चल रही? पश्चिम बंगाल की बात चल रही। पश्चिम बंगाल राज्य में आप काल वैशाखी का अनुभव करेंगे। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर चमड़ा यानी कोको का संबंध किस रंग क्रांति से था? तो ये किससे था? ये आपका भूरी क्रांति से था, क्योंकि स्वर्ण क्रांति की अगर मैं बात करूं इसका उत्पादन किससे संबंधित है? ये बागवानी से संबंधित है। धूसर क्रांति ये उर्वरक से संबंधित है। काली क्रांति ये पेट्रोलियम और कोयले से संबंधित है। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। तो भारत का पहला तेल क्षेत्र में खोजा गया था। तो स्वतंत्र भारत का पहला तेल क्षेत्र ये कहाँ पर खोजा गया था? तो ये असम में खोजा गया था। असम आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है। कुड़नकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? तो ये आपको पता है कहाँ पर स्थित है? ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा इसमें से कौन सी है? तो कौन सी है आपसे पूछा जा रहा है। फटाफट आप लोग यहाँ पर मुझे बता दीजिए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर तमिल हो जाएगा। तमिल आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? फटाफट आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की थी। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ आपकी महाराष्ट्र, फिर बिहार और उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर आपका आंध्र प्रदेश। तो तीसरे नंबर का पूछा जा रहा, तो बिहार आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी आते हैं। ये उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो यूपी में बलिया में स्थित है सुरहा ताल पक्षी अभ्यारण्य आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कालीन बुनाई के लिए जाना जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा उत्तर से पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश महिला सामर्थ्य योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो 2021 में प्रारंभ की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की परिभाषा के तहत इनमें से कौन सा कृषि की परिभाषा के अंतर्गत आता है? तो कृषि के परिभाषा के अंतर्गत बागवानी, पशुपालन, मछली पालन। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी की कितने प्रतिशत है? तो ये आपका 16.4% है। 16.4% आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? आपको ध्यान रखना है और आपको पहले से पता है भारत की अर्थव्यवस्था ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने भारत देश की समाजवाद साख को कमजोर किया? क्या आपका जवाब हो जाएगा नई समाजवाद की साख को कमजोर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है पेट्रोलियम उत्पादक राज्य कौन सा है? पेट्रोलियम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मैं कहूंगा असम है। असम आपके सवाल का जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन भारत की विदेशी मुद्रा अधिकतम किस मद में खर्च होती है? क्योंकि इस मद में खर्च होती है आपको बताना है पेट्रोलियम उत्पादों के आयातों पर खर्च होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रशासनिक दृष्टि से बीडीओ का अर्थ क्या होता है? इसका फुल फॉर्म आप सभी से पूछा जा रहा है। तो आपको क्या बताना है इसका फुल फॉर्म? तो इसको क्या कहा जाता है? अगर मैं बात करूं बीडीओ को ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहा जाता है। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ब्लॉक स्तर पर विकास के जो कार्य होते हैं उसकी देखरेख बीडीओ के द्वारा ही की जाती है। मानव अधिकारों के पहले चार्टर अर्थात साइरस सिलेंडर का कितने संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा में अनुवाद किया गया है या अनुवादित किया गया? तो मैं कह सकता हूं यहाँ पर ये अंग्रेजी में, केवल फ्रेंच में या मंदारिन में, या सभी 6 भाषाओं में। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर सभी 6 भाषाओं में ये किया गया है। यानी सांप्रदायिक सद्भाव फाउंडेशन की समग्र नीतियों को तैयार करने की जिम्मेदारी
किसके पास है? तो यहाँ पर बताइए ये किसके पास है साथियों? क्या आपका जवाब हो सकता है? मैं कहूँगा शासन करने वाली परिषद के ये जिम्मेदारी है, इसके लिए यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, भारत में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि ऋण निम्नलिखित में से किस योजना के तहत स्वीकार नहीं किया जा सकता है? सिंचाई, भूमि विकास। अगर भूमि बंधक है तो ये नहीं किया जाता है कृषिकरण, इसलिए सही जवाब अगर सी है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। इसके माध्यम से गुजर नहीं सकती है ठोस द्रव गैस, ये आपके निर्वात में ही गुजर सकती, नहीं गुजर सकती, तो इसलिए राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक गैर नवीकरणीय स्रोत है? कच्चा तेल या सौर ऊर्जा, पवन, जैव ईंधन। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कच्चा तेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है। उसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 60 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं और 40 क्वेश्चंस आपके बाकी हैं, तो इन 40 क्वेश्चंस को बहुत ही सही तरीके से आपको देखना है। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, तो ये किसकी बात चल रही है? तो यहाँ पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और उसके बाद कह रहा है, वृक्ष की उम्र जानने की विधि क्या है? कि वृक्ष की उम्र जानने की विधि क्या है, यानी कि वृक्ष की उम्र क्या उसकी मोटाई को मापकर कर सकते हैं, या उसकी प्रवणता को देखकर कर सकते हैं, उसके वार्षिक वलयों को गिनकर कर सकते हैं? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है, जून 2025 में उत्तर प्रदेश के किस जिले से नब्बा पहल की शुरुआत की गई थी? तो नब्बा पहल की जो शुरुआत की गई थी तो उत्तर की सबसे दक्षिणी जनपद सोनभद्र से हुई थी, आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाएगा। उसके बाद देखिए, जून 2025 में 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद का बैठक का आयोजक ये कहाँ किया गया था? 2025 में 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन किया गया था, तो ये कहाँ किया गया था? ये वाराणसी में किया गया था। वाराणसी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, सोशल मीडिया में कंटेंट क्यूरेशन शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका मतलब अवांछित कंटेंट को ब्लॉक करना होता है, पुराने पोस्ट हटाना होता है, या मूल कंटेंट बनाना होता है? मूल कंटेंट बनाना या अन्य स्रोतों से प्रासंगिक कंटेंट का चयन, आयोजन और संचारण करना होता है। तो मैं कहूँगा ये वाला आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम डैश पर लागू होता है? तो ये किस किस पर लागू होता है आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ ये सूर्य और ग्रहों पर, पृथ्वी और सूर्य पर, पृथ्वी और चंद्रमा पर, वस्तुओं के किसी भी युग्म पर। तो आपको ध्यान रखना है वस्तुओं के किसी भी युग्म पर ये होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी अगर है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड साथियों कैसी लग रही है? ये क्लास जैसी भी लग रही है? एक बार कमेंट सेक्शन जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको करवा रहा हूँ, और परीक्षा तक ये समझ लीजिएगा इतनी तैयारी आपकी करवाऊंगा, इतनी तैयारी करवाऊंगा कि आपका सिलेक्शन साथियों बड़े ही आराम से और बड़ी ही मस्त तरीके से हो जाएगा। इसलिए आपको टेंशन वगैरह नहीं लेनी है, बस अपना काम साथियों करते जाना है। और आप लोग कहाँ कहाँ से इस सेशन को देख रहे हैं एक बार जरूर अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? परीक्षा में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग 32 डिग्री फ़ारेनहाइट लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। बादलों का रंग सफ़ेद प्रकाश के डैश के कारण दिखाई देता है? अपवर्तन के कारण, या विकिरण, या प्रकाश के परावर्तन, या प्रकाश की प्रकीर्णन। तो आपको याद रखना है बादलों का रंग सफ़ेद प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दो तरल पदार्थ एक दूसरे से घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते तो उसे क्या कहा जाता है? आपको अमिश्रण कहा जाता है, मिश्रण ही कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आपका हो जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अष्टक नियम यानी लॉ ऑफ ऑक्टाव्स किसने प्रतिपादित किया था? तो एलेक्जेंडर न्यूलैंड्स के द्वारा ये प्रतिपादित किया गया था अष्टक का नियम, जो कि राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? तो एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है अगर इसकी बात करें तो शिलालेखों के अध्ययन को कहा जाता है एपिग्राफी। उसके बाद देखिए कह रहा है, जीवों के वर्गीकरण का कौन सा स्तर कुल और जाति के बीच आता है? तो वंश जो है, जीवों के वर्गीकरण का जो कुल स्तर है वंश और जाति के बीच में आता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वायवीय श्वसन क्या है? आणविक ऑक्सीजन के बिना श्वसन या ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन को? बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन को वायवीय श्वसन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन के की कमी के कारण होता है? रक्त के थक्के जमने की विफलता के कारण ये रोग विटामिन की कमी के कारण ही होता है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा, तो ये किसके द्वारा गढ़ा गया, तो ये अर्नस्ट हेल्कल के द्वारा गढ़ा गया था। ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत नहीं है, आपको बताना है। तो कौन सा नहीं है ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, बताइए। पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस, वायु या कोयला। प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम है, उसके अलावा वायु की बात करें तो वायु नहीं है, नहीं है, तो यही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा 1989 में किसने वर्ल्ड वाइड वेब जिसको बोलते हैं WWW का फुल फॉर्म का आविष्कार किया था, तो इसका आविष्कार किसने किया था, ये टिम बर्नर्स ली के द्वारा किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, टिम बर्नर्स ली के द्वारा। नेक्स्ट, भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले अर्थशास्त्री का नाम क्या था, तो इनका नाम BK RV राव ने ही यहाँ पर वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों का एक प्रमुख उद्देश्य है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। राइट आंसर ए के साथ हो जाएगा, वित्तीय समायोजन को बढ़ावा देना और निर्धनता निवारण करना, बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको ट्रेजरी बिल बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। पूछा जा रहा है यहाँ पर जनसंख्या भूगोल की एक शाखा है, तो ये एक मानव भूगोल की क्या है, शाखा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मानव भूगोल जनसंख्या भूगोल की एक शाखा है। उसके बाद देखिए G20 का पूर्ण रूप क्या है, तो G20 की अगर पूर्ण रूप की बात की जाए तो इसका पूर्ण रूप ग्रुप ऑफ यहाँ पर 20 का लीजिएगा, ग्रुप ऑफ 20 बिल्कुल आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। G20 का फुल फॉर्म है, एक तरीके से याद कर लीजिएगा। ITE का मतलब क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही। बात करूँ सोर्स इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, जी नहीं, ये गलत हो जाता है। या सैटेलाइट इंस्टीट्यूशनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट्स, ये भी नहीं है। अगर मैं बात करूँ सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एजुकेशन, ये भी नहीं है। तो ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ हो जाता है, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। उसके बाद कहा जा रहा बर्न किस देश की राजधानी है, तो बर्न की अगर मैं बात करूं तो ये स्विट्जरलैंड की राजधानी है। स्विट्जरलैंड आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये दिवस कब मनाया जाता है, ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लोकोमोटिव इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो इनका नाम है जॉर्ज स्टीफेंसन और इन्होंने ही लोकोमोटिव इंजन का आविष्कार किया था। क्वेश्चन कह रहा है द क्रॉनिकल्स ऑफ नॉर्निया श्रृंखला किसने लिखी है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये C.S. लुइस के द्वारा लिखी गई है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यहाँ पर आप सभी से पूछा जा रहा बास्केटबॉल के आविष्कार का श्रेय निम्नलिखित में से किसको दिया जाता है, डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ को दिया जाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उस लोक लुभावनवाद का उदय वैश्विक राजनीतिक स्थिरता को किस प्रकार प्रभावित करता है, तो ये किस प्रकार साथियों प्रभावित करता है, राष्ट्रीय हितों पर ध्यान केंद्रित करके, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करके, साझा वैश्विक चुनौतियों का समाधान करके, या राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ाकर और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करके। तो ये वाला आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा कल्याण कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी, अगर ये क्वेश्चन आप सभी से पूछ लिया जाए तो आप लोग राइट आंसर क्या बताएंगे। आपसे पूछा जाए तो 1952 में ये शुरू किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यहाँ पर पूछा जा रहा है किस एशियाई देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं पर पहले हमला न करने की संधि पर भारत एक हस्ताक्षर करता है, भारत एक हस्ताक्षर करता है, तो यहाँ पर ये पाकिस्तान, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश के किस जिले में डोलोमाइट नामक खनिज का उत्पादन होता है, तो किसकी बात चल रही है, सोनभद्र की बात चल रही है। यूपी के सोनभद्र जिले में डोलोमाइट नामक खनिज का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी, तो ये 1983 में की गई थी, ये भी आपको याद कर लेना है। उसके बाद कर्नाटक के किस प्रसिद्ध वायलिन वादक को भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, तो ये मैं कहूँगा लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम की बातचीत चल रही है। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और 2026 में शीतकालीन ओलंपिक में
आयोजित किए गए हैं। 2026 में जो शीतकालीन ओलंपिक ये कहाँ आयोजित किए जाएंगे, तो ये आपके इटली में आयोजित किए जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद वर्ष 2025 में किस प्रसिद्ध भारतीय लेखिका को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है, तो ये आपका बानू मुश्ताक आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिसमें बानू मुश्ताक अंतर्राष्ट्रीय लेखिका को वर्षी बानू मुश्ताक, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना की शुरुआत कब की गई थी। ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो 18 जून 2001 आपको लॉक कर देना है। यूपी में किसान मित्र योजना स्टार्ट की गई थी। आत्मनिर्भर भारत की अभियान के कितने स्तंभ हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 5 स्तंभ आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए एमएसएमई का पूर्ण रूप आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर मिनी स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस या माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस या मेजर स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस या मल्टीपल स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस, तो आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आप भले कहीं किसी भी सोर्स के माध्यम से दे, लेकिन इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये क्लास आपको कैसी लगी, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, ऑल क्लासेस का लिंक आपको मिल जाएगा आज डिस्क्रिप्शन में। अगर आपने इन सभी वीडियोस को नहीं देखी है तो आप लोग वहां पर उन सभी वीडियोस को जाकर जरूर वॉच करिए। इस वीडियो को लाइक करिएगा और ग्रुप आपको मिल जाएगा और टेलीग्राम पर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर क्लास जो होती है उसकी पीडीएफ और विद प्रैक्टिस आपको मिल जाएंगी। तो जा करके उसको टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए। वहां पर आपको रियल पेपर मिलते हैं जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं, उनसे आप लोग सीखिए। हम सभी लोग